जय हिंद बच्चों। आज हम आ गए हैं परीक्षण 16 पर। इसके पहले 1 से 15 तक हमने अपलोड कर दिया है, जाकर के उनको देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है वो भी। और आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। यहाँ पर प्रश्न है कि 3 संख्याओं की औसत 11 है, यदि पहले 2 संख्याओं की औसत 12 हो तो तीसरी संख्या क्या है। जब इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको जो है 3 संख्याओं का औसत 11 है, ये पहले ही बता दिया है। मतलब 3 संख्याओं का जो योग कितना हो जाएगा। 11 है, एक संख्या मान लो 11 है तो 3 संख्या कितना हो जाएगा, तो 3 गुणित 11 मतलब 33। ठीक है। दूसरे लाइन में क्या बोला है कि यदि 2 संख्याओं का औसत 12 है और 2 संख्याओं का क्या है, औसत 12 है 2 संख्याओं का, तो उसको 12 से हम गुणा कर दें तो हो जाएगा 12 दूनी 24। मतलब 3 संख्याओं का 33 और 2 संख्याओं का 24। तो तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या जो है दोनों का क्या होगा, अंतर हो जाएगा। 3 संख्याओं का योग ऋण 2 संख्याओं का योग, यानी 33 में आप 24 को घटा दें तो हो जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा आपका 9। तो यहां पर ऑप्शन में देखिए, जी हाँ, ये बी ऑप्शन 9 ये इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कि 6 बजे घड़ी के सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनता है। यहां पर एक घड़ी बना लेते हैं जिसमें छोटी कांटा किस में रहेगी, 6 में रहेगा, और बड़ी कांटा जो है ये 12 में रहेगा, तब जाकर के 6 बजेगा। ठीक है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि एक सीधी लकीर बन रही है, एक सीधी लाइन, जहां पर ये जो कोण बन रहा है इसी को पूछा है कि 6 बजे घड़ी के सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनता है। तो इनके बीच में कितना कोण बन रहा है ऐसा पूछ रहा है। तो आप जानते ही हैं कि सरल कोण जो है 180 अंश का होता है, और यहां पर एक सरल कोण बना है, तो यहां पर डी ऑप्शन 180 अंश ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि एक संदूक का आयतन कितना होगा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः बोला है 6 मीटर, 5 मीटर और 3 मीटर हो। तो यहां पर संदूक का आयतन ज्ञात करना है हमको, संदूक का आयतन। और संदूक की जो आकृति होती है वो घनाभ की आकृति होती है। ठीक है। तो घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। यहां पर जैसे लंबाई कितना है 6 मीटर, क्रमशः देखिए लंबाई कितना है 6 मीटर, 6 गुणा, उसके बाद चौड़ाई कितना है 5 मीटर, 5 गुणा, और ऊंचाई कितना है आपका 3 मीटर, 3। ठीक। अब इनको क्या करते हैं, हम गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 पंछे 15 और 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90, ये सब मीटर हैं। ठीक है, ये सब मीटर हैं। तो मीटर गुणित मीटर यानी मीटर का ये हो जाएगा घन। ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 घन मीटर। तो कहाँ है 90 घन मीटर, जी हाँ, ये डी ऑप्शन देखिए 90 घन मीटर ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 700% दशमलव में व्यक्त करने पर किसके बराबर होगा। 700%, 700% को हमको किस में बदलना है, दशमलव में व्यक्त करना है। तो प्रतिशत का उत्तर तो ये हो जाएगा कि 700 और प्रतिशत को हम लिखेंगे बटे 100 लिखेंगे। ठीक है। ये कट रहा है तो कटा दें, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या बच रहा है 7 उत्तर बच रहा है। तो आप देखिए ऑप्शन में, देखिए ये पहला ऑप्शन है 70 और दूसरा ऑप्शन है 700, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 0.7। तो यहाँ पर ये जो 7 आया है ना 7.00, ये इसका मान ये 7 के बराबर है, इसलिए ये सी ऑप्शन क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो यहां पर प्रश्न है 6 मेजों का मूल्य उतना ही है जितना 8 कुर्सियों का। 6 मेजों का मूल्य किसके बराबर है, 8 कुर्सियों के बराबर है। ठीक। यहां पर एक मेज का मूल्य कितना है 200 रुपया, एक मेज का मूल्य 200 रुपया। तो 6 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, 6 मेज का हो जाएगा आपका 200 में 6 को आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे,
तो 6 दूनी 12 यानी 1200 या 1200 रुपया हम मूल्य ज्ञात कर लिए। तो ये 1200 मूल्य कितने कुर्सी के बराबर है? कितने कुर्सी के मूल्य के बराबर? 8 कुर्सी के मूल्य के बराबर, क्योंकि यहाँ पर 6 मेजों का मूल्य बराबर 8 कुर्सी का मूल्य ये पहले ही दे दिया है। तो एक कुर्सी का मूल्य हमको ज्ञात करना है। ये तो हो गया 8 कुर्सी का मूल्य। तो एक कुर्सी का मूल्य हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इस 8 को इधर पक्षांतर कर देंगे, जो कि 1200 के साथ जा करके भाग चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8, ठीक है। 12 में 8 गया, बच गया 4, 8 पंचे 40 और शून्य का शून्य, ठीक है। तो ये हो गया 150, 150 रुपया, है ना। 150 रुपया क्या होगा? एक कुर्सी का मूल्य होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे। संख्यांक 17,18,515 में कितने अंक हैं? अब यहाँ पर प्रश्न को जो है शब्दों में दे दिया है, इसलिए अंकों को गिनना आसान नहीं रहेगा। इसको सबसे पहले हम अंकों में लिखेंगे। तो ये लिखते हैं हम 17 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद दशमलव लगा दें, फिर 18,000, तो ये 18,000 हो गया, और फिर 515, फिर ये हो गया 515। जब इस प्रकार से आप अंकों में लिख लेंगे तब आसानी से गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक हैं इसमें। तो ये बी ऑप्शन क्या होगा? सही उत्तर होगा 7। हरियाणा एक्सप्रेस ने दिल्ली के लिए 17 बजे प्रस्थान किया। 17 बजे प्रस्थान किया। देखिए यहाँ पर 24 घंटे का समय दे दिया है, मतलब 17 बजे कहने का मतलब यह है 12 के बाद तो चेंज हो जाता है ना, 1 2 3 4, है ना। तो 12 के बाद 13 14 15 16 17 यानी 5 बजे हैं। 5 बजे हैं, कितना समय है ये? 5 बजे है अपराह्न। अपराह्न का कहने का मतलब है ये शाम के समय है, 5 बजे, ठीक है। तो उसने दिल्ली पहुंचने में 5 घंटे 45 मिनट लगाए। वो प्रस्थान किया था हरियाणा एक्सप्रेस जो है दिल्ली के लिए 5 बजे शाम को, और उसने दिल्ली पहुंचने में 5 घंटे 45 मिनट लगाए। मतलब इसमें आप 5 घंटे 45 मिनट को आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 45 का 45 मिनट में, और ये 5 5 हो जाएगा 10, यानी 10:45 लगाता है दिल्ली पहुंचता है। तो यहाँ पर ये 10:45 कहने का मतलब क्या है? ये होगा अपराह्न, नहीं होगा? क्या है? अपराह्न। तो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर 10:45 अपराह्न, डी ऑप्शन ये इसका सही उत्तर है। अगला हम प्रश्न देखें। यहां पर है 2809 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? देखिए 2809 इससे बनने वाली 4 अंकों की बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा स्थान पे हम बड़ी अंकों को लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले 9 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 2 और फिर 0 लिखेंगे। ये तो हो गया बड़ी संख्या, ठीक है। अब छोटी संख्या लिख रहे हैं। छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे कि जो बड़ी स्थान है ना वहाँ पर हम छोटे अंक को लिखेंगे। तो छोटा अंक तो 0 है, लेकिन हम उसको लिखेंगे तो उसका कोई मान नहीं रहेगा, है ना। 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो इसके लिए हमको पहले 2 को लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम 0 को लिख सकते हैं, फिर हम लिखेंगे 8 को और फिर लिखेंगे 9 को। अब इनका अंतर करना है, आपको अंतर घटाना है तो घटा देते हैं। ये एक उदाहरण दिया तो ये हो जाएगा 10 में 9 गया तो 1, अब ये बचा है 1, अब इससे ले लेगा तो 11 में 8 गया तो 3, अब ये कितना बचा है 7, 7 में 0 गया तो 7, और ये 9 में 2 गया तो 7। कहने का मतलब है 7731 यहाँ पर है ऑप्शन में। जी हाँ, ये सी ऑप्शन देखिए 7731 इसका सही उत्तर है। अगला हम प्रश्न देखें। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि सतीश अपने आय का 1/8 भाग बचाता है। यदि वह 300 बचाए तो उसकी कुल आय कितनी होगी? मान लो हम मान लेते हैं कि सतीश का आय जो है 100 है और उसका आय का वो कितना बचा रहा है? 1/8 भाग। तो कितना बच रहा है उसका? 300 रुपया बच रहा है, ठीक है। तो ये हो गया व्यंजक के रूप में हमने लिख लिया। फिर हम ये करते हैं कि 100 का की जगह में गुणित और 1/8 ये इस प्रकार से लिख देते हैं और ये हो जाता है 300। अगले स्टेप में हम 100 बराबर 1/8 को इधर भेज देते हैं, तो ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा? 300 के साथ 1/8 ये 8 बन जाएगा, गुणा हो जाएगा, और 8 तिया हो जाएगा आपका 24 और ये 2 शून्य का 2 शून्य यानी 2400 रुपया
उसकी कुल आय है। ये सी ऑप्शन देखिए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखें कि एक रेलगाड़ी 2 घंटे 40 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। 2 घंटे 40 मिनट में 2 घंटे 40 मिनट में कितना दूरी तय कर सकती है? वो कर सकती है 120 किलोमीटर। ठीक, उसकी गति मीटर प्रति मिनट में हमको ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पर जो डाटा दिया है वो है घंटे में दिया है और किलोमीटर में दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको जो है मिनट में बदल देंगे। तो 2 घंटे 40 मिनट को हम यदि मिनट में बदल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट और उसमें हम 40 को और जोड़ दें। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 160 मिनट। ठीक, और उसी तरीके से 120 किलोमीटर को हम मीटर में बदलें तो क्या करना पड़ेगा हमको, 120 के साथ हम 1000 का गुणा करेंगे, तब जाकर के पूरी तरह से वो मीटर में चेंज होगा। अब देखते हैं कि 1 2 3 4 4 शून्य लगा देते हैं, 1 2 3 4 और ये 12 एकम 12, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब क्या है कि उसकी गति मीटर प्रति मिनट में हमको ज्ञात करना है। कहने का मतलब यह है गति बराबर क्या हो जाएगा, तय की गई दूरी और बटे समय। यहां पर तय की गई दूरी कितना है, ये देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1,20,000 ये इसका मीटर जो है ये दूरी तय की है, और मिनट मतलब समय क्या होगा, 160 मिनट। ठीक है, ये अब इसको कटा देते हैं, ये कट गया, ये कट गया, फिर हम इसको कटा के देखते हैं, ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और ये हो जाएगा 2 छिक्का 12 और ये शून्य का शून्य। ठीक है, अब देखते हैं, इसको फिर से कटा के देखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें। अब कितना है, 6000/8 है। इसको और कटा के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और ये हो जाएगा 2 तिया 6 और शून्य का शून्य, ये इस प्रकार से। फिर ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 3 में 2 गया तो बच गया 1, शून्य के आगे जाएगा तो हो जाएगा 10, 2 पंछे 10 और ये शून्य का शून्य। ठीक है, और फिर ये कटेगा 2 एकम 2 और फिर ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 15 में 14 गया तो बच गया 1 और ये शून्य के आगे में चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 पंछे 10 और शून्य का शून्य। कहने का मतलब यह है कि 750 प्रति मिनट के हिसाब से वो चलेगी। क्या ऑप्शन में है, देखते हैं। जी हाँ, ये देख रहे हो आप, कौन सा उत्तर है ये ऑप्शन इसका 750, ये सही आंसर है। ठीक है, उसकी गति मीटर प्रति मिनट के हिसाब से देखें तो 750 मीटर प्रति मिनट ये इस स्पीड से चल रही है। अगला हम प्रश्न देखें, उससे पहले सबको इरेज कर लें। एक शहर की जनसंख्या 40,000 है, प्रति वर्ष यह 13% बढ़ जाती है, तो 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। देखिए यहां पर दे तो दिया है कि 40,000 क्या है, जनसंख्या है, और ये प्रति वर्ष कितना बढ़ रही है, 13%, माने 40,000 का ही 13% बढ़ेगा। ठीक है, 13% मतलब 13 गुणित 100। अगले स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, इसको व्यंजक के रूप में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 13/100। ठीक, अब इसको कटा देते हैं, ये शून्य कट गया, ये भी शून्य, ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, फिर 13 चौक 52 और उसके बाद 2 शून्य को हम डाल दें, मतलब 5200 जो है बढ़ जाएंगे। 5200 बढ़ जाएंगे, कितने में ये बढ़ जाएंगे, 40,000 में, तो 40,000 के साथ इसको जोड़ दो, 40,000 के साथ इसको जोड़ दो, ये हो गया 0 0, ये 2 और ये 5 0 5 और ये 4 का 4, 45,200 हो जाएगा अगले साल के लिए। तो 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ये देखिए बी ऑप्शन 45,200, ये इसका सही उत्तर होगा। इसमें करेंगे क्या, हमने जनसंख्या का 13% निकाल लिया और जितना भी निकला उसको हमने उस जनसंख्या में जोड़ दिया, तब हमको मिल गया उत्तर। अगला प्रश्न हम देखें तो क्या है
कि 7 धन 7 भागित 7 बटे 7 धन 7 कोष्टक में है ये भागित 7। अब बोडमास नियम के तहत हमको करना रहता है पहले भाग को, तो हम दोनों का उत्तर निकाल लेंगे। ये देखिए 7 धन 7 भागित 7 हो जाएगा 1, ठीक। और यहाँ पर कोष्टक को पहले हल करना है, तो यहाँ पर कोष्टक में देखिए 7 धन 7 मतलब 7 तिया 21 हो जाएगा, 21 भागित 7। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 7 7 14 और 1 15, और ये हो जाएगा 21 में 7 गया तो 7 तिया 21, तो ये हो जाएगा आपका 15/3। और इसको और सरल करके देखते हैं तो 3 एकम 3 3 पंचे 15, ये हो जाएगा 5 उत्तर आ जाएगा। क्या इस प्रकार से है 5? जी हाँ, ये ऑप्शन देखिए 5 उत्तर ये सही उत्तर होगा। अगला हम प्रश्न देखें, क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 20 25 30 से पूर्ण विभाजित हो। यहां पर आप देखिए कि 20 25 और 30 का हमको क्या निकाल लेना है, लघुत्तम निकाल लेना है। लघुत्तम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि पूर्ण विभाजित हो कह रहा है, यानी 20 25 30 तीनों का वो क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए, तीनों के वो पहाड़ा में शामिल होना चाहिए। तो उसके लिए हम लघुत्तम निकाल लेते हैं। देखते हैं ये 2 एकम 2 2 शून्यम 0, ये 25 तो नहीं कटेगा, जैसा का उतार देते हैं। फिर ये हो गया 2 एकम 2, और यहाँ पर 3 में 2 गया, बच गया 1, ये 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा, ये 10 कटेगा, 2 पंचे 10, 25 को 25 उतार लेते हैं, 15 भी उतर जाएगा। फिर हम देखते हैं 2 से कोई नहीं कट रहा है, 3 से हम देखते हैं 5 और 25 को तो उतार ही देते हैं, ये 3 पंचे 15। फिर जाएगा 5 से, तो 5 एकम 5 5 पंचे 25, सॉरी 5 एकम 5। फिर जाएगा 5 से, ये 1 तो उतरेगा, 5 एकम 5 और ये, ठीक है। तो 5 पछे 25, 25 तिया 75, और 75 दूनी हो जाएगा 150, और 150 दूनी हो जाएगा 300। हम इनको जो है गुणा करते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 को, इनको हम जब गुणा करेंगे तो उत्तर आ रहा है कितना, 300। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन देखिए 300 इसका सही उत्तर होगा। अगला हम प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, हम लिख लेते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, ठीक। उसके बाद ये अर्धविराम दे दिया है, मतलब ये इतना अलग है। फिर ये 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित, ये है ना, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, ठीक, ये हो गया। और 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो हमको देखना है इन गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड को जो तीनों में हो। तो ये तो 2 है सब में, ठीक है 2 है। अब देख रहे हैं 2 है इसमें, ये भी 2 है सब में। फिर हम देख रहे हैं कि 2 गुणित 2, इसमें 2 नहीं है, अब 2 को छोड़ देते हैं। फिर हो जाएगा 3 है तीनों में। और उसके बाद देख रहे हैं 7 तो किसी में नहीं है, 3 भी किसी में नहीं है। तो ये हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड। हम देखें तो 2 गुणित 2 गुणित 3 आ रहा है, ये इसका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, महत्तम समापवर्तक। अब इसको हम हल कर देते हैं, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो उत्तर आ जाएगा आपका 12 उत्तर। तो इसमें है ऑप्शन में, जी हाँ देख रहे हैं ये डी ऑप्शन जो है 12 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, श्याम ने गणित विषय में 40 में से 36 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। देख रहे हैं कि श्याम जो है गणित विषय में 36 अंक प्राप्त किया, कितने में, 40 में। तो प्रतिशत अंक हमको देखना पड़ेगा, तो 100 से गुणा कर देना पड़ेगा, ठीक है। ये शून्य कट गया, ये भी शून्य कट गया। फिर हम देखते हैं कि 4 एकम 4 और 4 निया 36, ठीक। और ये हो जाएगा 10 निया आपका 90% उसने प्राप्त किए। तो ऑप्शन में है सी ऑप्शन, ये 90% इसका सही उत्तर होगा। अगला हम प्रश्न देखें कि 6% वार्षिक दर से 4250 का 5 साल में कितना ब्याज होगा। तो ब्याज बराबर तो होता ही है, आप जान रहे हैं कि मूलधन गुणित दर गुणित समय, ठीक। तो यहां पर जो मूलधन कितना है 4250, दर कितना है, दर है आपका 6% वार्षिक दर है ना, तो 6 बटे हो जाएगा 100। और उसके बाद कितना है, समय कितना है 5 साल, तो ये 5। तो हमको ब्याज जो है ज्ञात करना है, ठीक।
अब इसको कटाते हैं, कितना कट रहा है देखते हैं, ये शून्य कट गया, ये भी शून्य कट गया, ठीक। और उसके बाद देखते हैं कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर हम देखते हैं 2 एकम 2 और 2 तिया 6, को हम गुणा कर लेते हैं, 3 पंचे 15 का 5, हाथ में आया 1, 3 दूनी 6 और 1 हो गया 7, ये कट गया, 3 चौक 12, ये हो जाएगा 1275। यहाँ पर सी ऑप्शन देखिए 1275 इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखें तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न है कि एक कमरा 12 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा है, ठीक है। एक कमरा है जो कि 12 मीटर क्या है, लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है और 4 मीटर ऊंचा है, तो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, कमरे के दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या है, उसका सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई कोष्टक बंद और गुणित ऊंचाई, ठीक है। यहां पर इस सूत्र में हम जमा लेते हैं जो भी आंकड़ा दिया है, यहां पर देखते हैं कि 2 गुणा लंबाई में क्या है आपका 12 मीटर है और चौड़ाई में कितना है 8 मीटर, दोनों को हम जोड़ लेंगे, फिर गुणा उसमें जो ऊंचाई है 4 मीटर उसको हम कर लेंगे, ठीक है। अगले स्टेप में करते क्या है कि 12 और 8 को जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 8 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा और गुणित 4, फिर हम देखते हैं इनको गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी हो जाएगा 16 और एक शून्य का शून्य, माने 160 क्या हो जाएगा 160, ये वर्ग मीटर हो जाएगा, ये मीटर है और ये भी दोनों को जोड़ेंगे तो मीटर होगा, तो मीटर गुणित मीटर यानी हो जाएगा वर्ग मीटर। तो कौन सा सही है, यहाँ पर बी ऑप्शन देखिए 160 वर्ग मीटर, ये सही उत्तर होगा, ठीक। अगला हम प्रश्न देखें, अगला प्रश्न में कि एक चाय की पत्ती के पैकेट की बीमाएं 10 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर है। देखिए यहां पर उसकी बीमाएं बोल दिया है, बीमाएं मतलब एक प्रकार से उसकी लंबाई को ही बता रहा है, ठीक है। पैकेट की बीमा मतलब जैसे ये पैकेट है तो बीमा यानी होता है दिशा, तो दिशा मतलब ये इस प्रकार से दिशा है, ठीक है। चाय के पैकेट की 3 दिशा है ना, ये हो जाएगा आपकी लंबाई, ये हो जाएगा चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई, इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक चाय की पत्ती की पैकेट की बीमाएं हैं, लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए। तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन ये तो एक प्रकार के घनाभ का ही आकृति बन रहा है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो यहाँ पर देखते हैं लंबाई कितना 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। अब इसको आपको गुणा कर लेना है, 6 चौक 24, 24 एकम 24, ये 24 हो गया और एक शून्य का शून्य, यानी 240, ये हो गया आपका सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर, 3 बार सेंटीमीटर का गुणा हुआ है तो सेंटीमीटर का त्रिघात यानी घन सेंटीमीटर हो जाएगा, 240 घन सेंटीमीटर होगा। तो ये सी ऑप्शन देखिए 240 सेंटीमीटर का घात 3 है, ये इसका सही उत्तर है, ठीक। अगला हम प्रश्न देखें, एक घड़ी को 605 में बेचने पर 10% लाभ होता है, उसका खरीद मूल्य पता करो। देखिए यहां पर हम जानते ही हैं विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है आपका क्रय मूल्य में लाभ जो भी मिलता है धन लाभ उसके बराबर होता है। हमने इस सूत्र को क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि यहां पर दिया है आपका विक्रय मूल्य, साथ में लाभ दिया है और खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य को जो है पूछा है, तो इस संबंध में हम उसका हल निकालेंगे। हम देखते हैं विक्रय मूल्य में क्या हो गया आपका 605 रुपया और क्रय मूल्य ये हमको ज्ञात करना है, तो हम इसको क्रय मूल्य को हम क्रय मूल्य ही लिख लेते हैं। और यहां पर लाभ कितना है, लाभ दिया है आपका धन 10% यानी 10/100। अगले स्टेप में होगा क्या ये, लेकिन 10% किसका है 10%, ये है आपका क्रय मूल्य का 10%, ठीक है। लाभ प्रतिशत क्या कहता है कि क्रय मूल्य में कितना हमको लाभ मिला, 100 में कितना लाभ मिला, तो क्रय मूल्य का ये 10% है, तो क्रय मूल्य का 10/100। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि 605 और यहां पर क्रय मूल्य है, यहां पर क्रय मूल्य है, हम इसको क्या निकाल लेते हैं कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां क्या बच जाएगा आपका 1 और यहां क्या बचेगा आपका
10/100। अगले स्टेप में करेंगे क्या कि 605 है, इधर क्रय मूल्य को इधर निकाल लेते हैं, ठीक है, और ये इनको हल कर लेते हैं। देखिए 100 एकम 100 हो गया और धन 10 का 10, और दोनों का जो लघुत्तम आएगा वो है 100। फिर अगले स्टेप में होगा क्या, अगले स्टेप में होगा ये कि 605 क्रय मूल्य, ठीक, और ये हो गया आपका 110/100, यहां पर ये गुणा है, ठीक, ये इस प्रकार से हो जाएगा। अगले स्टेप में हम इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो क्रय मूल्य हमको कितना है ये पता चल जाएगा। क्रय मूल्य बराबर, अब ये 605 इधर है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा आपका 100/110, ठीक है, इधर जाके पलट जाएगा। अब इसको हम कटा रहे हैं, ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया। अब देखते हैं तो ये 11 एकम 11 और ये 11 पंचे 55, 60 में 55 को हमने घटाया तो हो गया 5 आया, और 5 इस सामने में आ गया तो हो गया वो भी 55, तो 11 पंचे 55 ये हो गया। तो 55 गुणित हो जा रहा है आपका 10। अब इसको गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 55 एकम 55 और ये शून्य का शून्य, यानी 550 इसका उत्तर आ रहा है। 550 उत्तर, ये देखिए ए ऑप्शन 550 रुपये इसका सही उत्तर होगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं, उससे पहले हम सबको इरेज कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि 12/13 में कितना जोड़ा जाए कि 2 हो जाएगा। 12/13 में कितना जोड़ा जाए, मान लो 100 जोड़ा जाए तो उत्तर हो जाता है आपका 2। तो अगले स्टेप में हो जाएगा कि 100 बराबर क्या हो जाएगा, 100 को एक तरफ रखने देते हैं, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो 2 इधर है ऑलरेडी, इधर पक्षांतर हो जाएगा जो कि इधर जुड़ा हुआ है, इधर आकर के ऋण हो जाएगा, ऋण 12/13 हो जाएगा। अब इसका क्या करते हैं, हम लघुत्तम निकाल लेते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 13, 13 दूनी 26 और ऋण का ऋण 12 एकम 12, मतलब 26 में 12 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 6 में 2 घटा तो 4 आ गया और 2 में 1 घटा तो 1 आ गया, मतलब 26 में 12 घटा तो 14 आया और 14 हो जाएगा 13। तो यहाँ पर इस प्रकार से 14/13 है, ऑप्शन में तो है नहीं। एक है मिश्र भिन्न, वो है कि नहीं, इसको विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल देते हैं। करेंगे क्या कि 14 को 13 से भाग दे देंगे, 13 एकम 13, तो ये हो जाएगा 14 में 13 गया, बच गया 1, तो पूरा पूरा गया 1 और 1 शेष आया और 13 का 13। ये देखिए डी ऑप्शन इसका सही है, ये मिश्र भिन्न में ये चेंज करिए तो हमको सही उत्तर मिल गया, ठीक है। इस प्रकार से हम सभी प्रश्नों का हल करते हैं। आशा है आपको सब समझ में आ गया होगा। कैसा लगा आप लोगों को पूरा हल, आप कमेंट करके हमको जरूर बताइए। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट में।